शुरू करें, किसी और ने आना है? ठीक है, रिवाइज किया है, फ्राइडे का पढ़ा है। बताऊँ फिर? लेटर वैदिक एज, पहले हिस्ट्री कर लेते हैं। सर से बात करूँगी। लेटर वैदिक एज क्या क्या पढ़ा हमने? देखिए कितना रिवाइज किया था। ब्राह्मणास क्या होते हैं? ठीक है। और आरण्यकास? फॉरेस्ट रूट्स। और क्या था? उपनिषद? ठीक है। 2 फेमस प्रीस्ट? वशिष्ठ, विश्वामित्र। ठीक है, हमने शुरू किया था लेटर वैदिक एज, जिसमें कौन से वेदास कंपोज हुए थे? यजुर्वेद में क्या होता है? यजुर्वेद में क्या होता है? यजुर्वेद में होते हैं रिचुअल्स। आपने बोला उल्टा, ठीक है, रिचुअल्स टू बी डन अलॉन्ग विद द प्रेयर्स। अथर्ववेद में क्या होता है? chants and spells to ward off the evil forces. And then we had सामवेद में क्या है? सामवेद में क्या है? सामवेद is the poetic recitation or musical composition of the prayers mentioned in the ऋग्वेद। रिवाइज करो, ठीक है। So during the later Vedic age, expansion of the Aryan society started and the societies expanded to various other places. कौन सी ट्राइब मेजर थी इस टाइम पे? भारतास and Purus, and then we have Panchalas. Bharatas and Purus found Kurus, ठीक है। और इन्होंने कहाँ पे रूल किया? ये कहाँ तक? कुशंबी तो बाद में गए थे। ये इन्होंने क्या ऑक्यूपाई कर लिया था? दिल्ली एंड अपर पोर्शन ऑफ गंगा यमुना द्वीप, जिसको अब क्या बोलते हैं? मैंने सरप्राइज टेस्ट ले लेना है अब एक दिन। रिवाइज क्यों नहीं किया है? ऐसे आगे वाला भी नहीं समझ आएगा जब तक रिवाइज। आप नहीं थे ना, लिए नोट्स, ठीक है। कुरुक्षेत्र यानी कि गंगा यमुना द्वीप। अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो गंगा यमुना द्वीप पूरे तरीके से पूरा पंजाब, वेस्टर्न यूपी and a lot of portion of a large portion of central India was occupied during this phase by the Aryan society, ठीक है। और सबसे जो मेजर इस टाइम पे वॉर हुआ था वो कौन सा हुआ था? महाभारत, in which whole Kuru tribe was vanished. Okay.
देन आफ्टर द एंड ऑफ द और ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ द वैदिक एज कुरु ट्राइब कहाँ पे शिफ्ट हो गई थी? कौशाम्बी नियर ड्यूरिंग द लेटर, जब खत्म होने वाला था, कोशाला and Vedahi. Sorry, this is for the overall later Vedic people. And Guru tribe shifted to from Hastinapur to Koshambi near Allahabad. ठीक है, they established the remnants जो भी बचे उनकी मेजर तो खत्म हो गए थे महाभारत में, जितने भी बचे हुए remnants थे they shifted to Koshambi near Allahabad. ठीक है, रिवाइज करो. ठीक है, आज हम करेंगे, कौन सा पॉटरी कल्चर चल रहा था? हाँ, तो इट इज ऑल्सो नोन एज, दिस एज इज ऑल्सो नोन एज painted graveware iron phase because it witnessed the discovery or the appearance of iron. ठीक है, one second. One second now. टेस्ट दिया था आपने पीयूषी? टेस्ट दिया था, समझ आया था? कितने क्वेश्चन किए? सारे? ठीक है, so the later Vedic age witnessed the appearance of iron for the first time, और इसलिए इसको आयरन फेस या PGW आयरन फेस भी बोला जाता है, बिकॉज इस फेस में, इस एज में जो दो मेजर चीज़ें थी वो थी पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी एंड द यूज ऑफ आयरन एंड द इम्प्लीमेंट्स और वेपन्स मेड अप ऑफ आयरन. तो अराउंड 1000 BCE आयरन अपेयर्ड इन द धरवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. धरवार करके एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में जहाँ पे पहली बार आयरन अपेयर हुआ या लोगों ने पाया अराउंड 1000 BCE, विच वॉज द पार्ट बिगनिंग ऑफ द लेटर वैदिक एज, राइट? क्योंकि 1500 से लेके 1000 तक तो एक वैदिक एज चल रही थी, 1000 से 600 तक लेटर वैदिक. तो ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ द लेटर वैदिक एज आयरन अपेयर्ड इन कर्नाटका. तो आप ये भी बोल सकते हो कभी कभी शायद धरवार नहीं मेंशन किया हो, सिर्फ स्टेट मेंशन कर दी हो. ठीक है, बड़ी बार वो या तो ये मेंशन करेगा या तो वो सीधा लिखेगा कर्नाटका, दिल्ली, ये सब. तो इस चीज़ का याद रखना दैट धरवार इज इन कर्नाटका वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम आयरन वॉज फाउंड. ठीक है, उसके बाद आयरन वॉज ऑल्सो फाउंड इन द गंधार एंड एट द सेम टाइम आयरन वॉज ऑल्सो फाउंड इन गंधार रीजन ऑफ पाकिस्तान. गंधार सबने सुना है, महाभारत में गंधार का भी रेफरेंस है. जो कौरवास थे उनका जो मामा था वो गंधार का ही था. ठीक है, और कौरवास की जो मदर थी वो भी गंधार की थी. ठीक है, उसके बाद सेकंड इट ऑल्सो अपेयर्ड इन बलोचिस्तान, बट फॉर इंडिया इट इज़ धरवार इन कर्नाटका एंड एट द सेम टाइम इट अपेयर्ड इन गंधारा एरिया एंड द बलोचिस्तान एरिया. अब इसके बाद जब ये चीज़ हमें मिलने लगी, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग मेटल मिलेगा तो उसका यूज़ बढ़ जाएगा क्योंकि वो ईजियर होता है, उसमें स्ट्रेंथ होती है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है. तो लेटर वैदिक लोगों ने इसका यूज़ करना
शुरू कर दिया. पीपल स्टार्टेड यूजिंग आयरन ड्यूरिंग दिस फेज. ठीक है, यहाँ तक समझ आया कहाँ कहाँ से मिला. जो हमें पहला आयरन इम्प्लीमेंट मिला है बिलोंगिंग टू दिस फेज इज डेटेड अराउंड 700 BCE, which marked the beginning of the iron phase or the PGW culture. ठीक है, उसके बाद वेदास में आयरन को बोला गया है, कॉपर का याद है, कॉपर को क्या बोलते हैं, आयस. तो आयरन को बोलते हैं श्यामा और कृष्णा आयस. ठीक है, इससे याद रखना है, कॉपर इज आयस एंड आयरन इज श्यामा आयस और कृष्णा आयस. तो दिस इज द रेफरेंस फाउंड रिलेटेड टू द यूज ऑफ आयरन इन दी वेदास. एंड ऑब्वियसली वेदास जो थे वो उस टाइम पे लिखे जा रहे थे साथ साथ में. जैसे जैसे सोसाइटी में चीज़ें होती जा रही थी लोग उसमें लिख रहे, क्योंकि ऋषि मुनि जो थे या जो हमारे प्रीस्ट वगैरह थे उनको सौंप दिया था कि आपने एजुकेट करना है, और क्या पढ़ाएंगे उस टाइम पे, वही पढ़ाएंगे ना जो आगे पीछे होगा. तो वेदास में उन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन करना शुरू कर दी. ठीक है, अब अगर आयरन का यूज़ होगा तो आयरन के इम्प्लीमेंट्स बनेंगे, आयरन के इम्प्लीमेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले होंगे. तो क्या इम्प्रूव होगा, एग्रीकल्चर में आयरन इम्प्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा. एंड ड्यू टू दिस द एग्रीकल्चर बिकेम द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द वैदिक पीपल और द आर्यन सोसाइटी. इससे पहले एग्रीकल्चर क्या था, सेकेंडरी था, प्राइमरी क्या था. बट अब क्या हुआ, अब सोसाइटीज सेटल डाउन हो गई, लोग रहने लगे, घर भी बनने लगे, एक सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, प्रॉपर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया. जब एक इंसान को ये सारे बेनिफिट मिलते हैं तो वो भी सोचता है कि मैं सेटल डाउन हो जाता हूँ, इम्प्लीमेंट्स और अच्छे हो गए. तो लोगों ने पैस्टोरलिज्म छोड़ के एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया. एंड देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम पैस्टोरलिज्म टू दी एग्रीकल्चर एज अ प्राइमरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. क्लियर है यहाँ तक. ठीक है, अब एग्रीकल्चर किससे होने लगा, अब यहाँ पे प्रॉपर वुडन प्लोशेयर हमें मिलने लगी. पहले प्लोशेयर्स का यूज़ कम था, अब प्लोशेयर्स का यूज़ बढ़ गया. और अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ, पहले क्या यूज़ होता था एग्रीकल्चर में मेजरली, यहाँ पे प्लोशेयर्स का यूज़ बढ़ गया और बुलक कार्ट्स का यूज़ कम हो गया. क्यों हुआ, उसमें तो वुडन है, आयरन तो बोला ही नहीं. क्या शुरू हुआ था ऋग्वेदिक एज में, सैक्रिफाइस, कैटल सैक्रिफाइस की वजह से पॉपुलेशन कैटल वगैरह की कम हो गई. इस वजह से बुलक कार्ट चलाने के लिए भी कैटल अवेलेबल या काउस अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि एट अ वेरी लार्ज स्केल काउ सैक्रिफाइस ब्राह्मण्स ने करना शुरू कर दिया. एंड दैट इज़ वाई बुलक कार्ट्स के रेफरेंस इस टाइम पे कम हो गए. क्लियर है. तो ब्राह्मणिज्म ने ही कैटल काउ सैक्रिफाइस शुरू किया था. बट व्हेन बुद्धिज़्म केम और बुद्धिज़्म की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, क्योंकि लोग ना इंक्लाइन होने लगे बुद्धिज़्म की तरफ, क्योंकि नॉन वायलेंस था, नो हार्म टू एनीवन, धोखा नहीं करना, किसी की प्रॉपर्टी नहीं हड़पनी, ये सब था. तो लोग उसकी तरफ इंक्लाइन हो गए, जिसकी वजह से ब्राह्मण्स की जो सुपीरियरिटी थी वो कम होने लगी, अथॉरिटी. तो उस अथॉरिटी को बचाने के लिए ब्राह्मण्स ने काउ सैक्रिफाइस बंद कर दिया और उसको सेक्रेड मान लिया. और इस टाइम पे बुलक कार्ट्स के एविडेंस इतने कम इसलिए हैं क्योंकि कैटल सैक्रिफाइस की वजह से पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी थी. ठीक है. ठीक है, उसके बाद एक ब्राह्मणा है,
सतपथ ब्राह्मणा। सतपथ ब्राह्मणा से हमें ये पता चला है कि आर्यंस इस दौरान पूरे गैंगटिक प्लेन, अपर लोअर, ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ गैंगटिक प्लेन वॉज अंडर आर्यंस और वॉज ऑक्यूपाइड बाय दी आर्यंस, जिससे हमें उनके एक्सपेंशन के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, तो आर्यन सोसाइटी, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, अब जब अभी भी क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, फॉरेस्ट काटे जाते हैं 2 चीज़ों के लिए, 3 चीज़ों के, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और घर बनाने के लिए। और ये कब होगा, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि लोगों की नीड बढ़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं और उनका एक फील्ड से खाना निकल रहा है, और अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए और वो 10 के बजाय 20 हो जाए, तो एक फील्ड से खाना नहीं निकलेगा, वो एक पैच और क्लियर करेंगे। तो अल्टीमेटली जब ये इन साइकिल रिपीट होता है तो फॉरेस्ट क्लियर होते हैं, टेरिटरीज बढ़ती है। वैसा ही यहाँ पे हुआ, आर्यंस की टेरिटरीज भी बढ़ गई, दे एक्वायर्ड द होल गैंगटिक प्लेन। ठीक है, उसके बाद आर्यंस जब यहाँ पे प्लो करते थे, उस टाइम पे उन्होंने प्लोइंग रिचुअल्स भी फॉलो करना शुरू कर दिया। आज के टाइम पे भी हार्वेस्ट करने से पहले या हार्वेस्ट होने के बाद या होने के बाद मनाए जाते हैं ना फेस्टिवल्स, पोंगल हो गया, ओनम हो गया, ये सारे क्या हैं, बैसाखी ले लो, ये सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं। तो उस टाइम पे आर्यंस ने भी कुछ प्लोइंग रिचुअल्स करना शुरू कर दिए। दिस मीन्स कि अब लेटर वैदिक लोगों ने कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल या रिलीजियस सिग्निफिकेंस जोड़ दी टूवर्ड्स दी एग्रीकल्चर। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर उनका प्राइमरी, और ये तब हुआ जब एग्रीकल्चर उनका प्राइमरी मीन्स ऑफ ऑक्यूपेशन बना, तब नहीं हुआ था जब एग्रीकल्चर सेकेंडरी था। तो अगर आपको कोई पूछे कि शिफ्ट कब हुआ फ्रॉम पैस्टोरलिज्म टू एग्रीकल्चर, तो आपको पता होना चाहिए फ्रॉम द ऋग्वेदिक एज टू द लेटर वैदिक एज। ठीक है, और ये प्लोइंग रिचुअल का हमें कैसे पता चला, रामायण देखिए, देखिए सीता कैसे पैदा हुई थी। शर्म करो थोड़ी सी, रामायण तो देखी होगी। हाँ, रामायण में इस लेजेंड कहानी में एक ऐसा इंसिडेंस बताया है कि जो जनक होता है, जो उस टाइम पे वहाँ के किंग होते हैं, वहाँ पे सूखा आया होता है, ड्रॉट पड़ा होता है और उनकी क्रॉप प्रोडक्शन फेल हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग भूख से या मारामारी से मर रहे होते हैं और उनकी ट्रेजरी भी खाली हो जाती है। तो जनक एक हवन करते हैं और उस हवन के साथ प्लो करते हैं, प्रॉपर रिचुअल करके ना प्लो करते हैं, और उस धरती से फिर सीता माता आती है, उनको मिल जाती है। उसके बाद उस धरती पे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो इस रेफरेंस से हमें पता चला कि शायद प्लोइंग रिचुअल्स भी हो, क्योंकि उन्होंने हवन किया फिर प्लो किया, तो हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उस टाइम पे लोग क्यों पूजा कर रहे थे, कैटल, क्रॉप, चिल्ड्रन, तो हो सकता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्लो करने से पहले वो कुछ रिचुअल्स भी करते हों। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सेकंड रेफरेंस इस बलराम। बलराम पता है कौन थे? कृष्ण जी के बड़े भाई। बलराम को भी क्या बोला गया है? हलाधार। हलाधार क्या होता है? हाँ, जो हल चलाता है, या व्हील्डर ऑफ दी प्लो। ये कुछ रिलीजियस रेफरेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि उस टाइम पे प्लोइंग या एग्रीकल्चर करने का कुछ ना कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा, क्योंकि ये हमारे माइथोलॉजिकल या एपिक स्टोरीज में मेंशन किया गया। आप इससे एसोशिएट, अगर हम किसी को, भगवान को ऐसे एसोशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक्टिविटी हमारे लिए रिलीजियस है। अब मैं कुछ कर रही हूँ, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सरस्वती माता को जैसे पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमारे लिए पढ़ना सेक्रेड है, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसी तरीके से उस टाइम पे भी ये चीज़ें होने लगी। अब डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़, हर किसी की तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं होती, कुछ कुछ चीज़ों की होती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे होने लगी। दैट आर्यंस ऑल्सो स्टार्टेड एसोसिएटिंग विद देयर एक्टिविटीज़ और द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ विद रिलीजियस सिग्निफिकेंस। ठीक है, एवरीथिंग हैड रिलीजियस सिग्निफिकेंट इन द आर्यन सोसाइटी।
क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? तो पहले भी रिलीजन वॉज द बेसिस ऑफ सोसाइटी और अभी भी रिलीजन बेसिस है। हम जो भी करते हैं रिलीजियस पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, कोई भी रिलीजन ले लो, राइट? सब कुछ रिलीजन के बेसिस पे ही हो रहा है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद वो प्रोड्यूस करते थे बार्ले सबसे ज़्यादा, पर वीट और राइस उनके स्टेपल क्रॉप्स बन गए। वीट और राइस की इतनी प्रोडक्शन बढ़ गई और इतना ज़्यादा फेमिलियर हो गए लोग कि वीट एंड राइस उनके स्टेपल क्रॉप्स बन गए। स्टेपल क्रॉप क्या होता है? जो हम रोज़ खाते हैं। नॉर्थ इंडिया में क्या है? हाँ, वीट। साउथ इंडिया में क्या है? राइस, ठीक है? तो दैट वीट एंड राइस का जो स्टेपल क्रॉप का करेक्टरिस्टिक है इस टाइम पे शुरू हो गया, क्योंकि ये दोनों, राइस तो दोनों सीजन्स में ग्रो हो जाता है। नॉर्थ इंडिया में ये विंटर्स में ग्रो होगा और साउथ इंडिया में ये थ्रू आउट द ईयर ग्रो होता है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा ही हो रही है। वीट भी जब ग्रो होता है तो पंजाब में कभी जाओगे अगर सर्दियों में ग्रो होता है ना वीट, हाँ, वीट अगर पंजाब में जाओगे तो आपको सिर्फ वीट के ही खेत दिखेंगे और वो दिखते भी है कि वो गेहूं के खेत है, ठीक है? तो वीट एंड राइस स्टेपल क्रॉप है, ये आर्यन सोसाइटी में ही शुरू हो गया था और ये आज तक इंडिया में है। क्लियर है? साउथ में जाओगे तो वो राइस, वो वीट, वो तो रोटी खाते ही नहीं है। मेरा एक कज़न था, वो चेन्नई गया, उसको तो रोटी मिली ही नहीं 3 साल, वो सिर्फ राइस और जो उनका होता है वो खाते हैं, ठीक है? इवन महाराष्ट्र से भी, महाराष्ट्र भी चल जाओ, मेरा खुद का भाई पुणे पढ़ के आया है, वहाँ पे राइस, और उनके राइस भी बड़े अलग होते हैं। दे हैव स्टिकी राइस, थोड़े उनको बोलते हैं अमंत्रम बोलते हैं, कुछ ऐसे राइस की वैरायटी है, वो स्टिकी होते हैं। मैं भी गई थी, वो हमारे राइस हमारे जैसे लंबे लंबे या मोटे होते हैं ना, वो स्टिकी होते हैं। तब जैसे जैसे आप स्टेट भी बदलोगे ना वैसे वैसे कल्चर चेंज होगा। तो ये चीज़ याद रखनी है, कौन से स्टेट में कैसा कल्चर पाया जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? उसके बाद है आपका, तो वीट स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, wheat became their staple crop and people consumed mostly wheat, ठीक है? उसके बाद आएगी राइस पे। राइस को वैदिक टेक्स्ट में व्रीहि कहा गया है। राइस हैव बीन रेफर टू व्रीहि। इससे पहले राइस के एविडेंस थे पर थोड़े थोड़े थे। आईवीसी में एक ही जगह पे था, उससे पहले तो था भी नहीं, था भी तो एक ही जगह पे था, आई थिंक चालकोलिथिक में, वो भी एक ही जगह पे था। पर नाउ राइस बिकेम स्टेपल। इसका मतलब राइस प्रोडक्शन के साथ सब ये चीज़ें एनालाइज करके रखो कि यहाँ पे ये ट्रांसिशन हुआ। अगर कोई आपको कंपेयर करने के लिए बोले तो आप कंपेयर कर सको कि आईवीसी में राइस का एविडेंस सिर्फ एक ही लोकेशन से पाया गया है, पर यहाँ पे ट्रांसिशन ये हुआ कि इन अ स्पैन ऑफ 500 ईयर्स, इतना ही स्पैन है ना, 500-600 ईयर्स, इन अ स्पैन ऑफ 500-600 ईयर जिस क्रॉप का एविडेंस सिर्फ एक जगह पे था वो क्रॉप अब स्टेपल बन गया। ये चीज़ें आएंगी तुम्हारी डिफरेंस में, ये चीज़ें लिखोगे ना तो एग्जामिनर को भी यही लगेगा कि यार इस बंदे ने अच्छे से पढ़ा है। ये बेसिक चीज़ें लिखो, मेजर तो सब लिख लेते हैं, कुछ अलग लिखोगे तभी ज़्यादा नंबर मिलेंगे ना। तो रैंक भी चाहिए, क्लियर करना इंपॉर्टेंट है ही, पर उसके साथ रैंक भी चाहिए, और रैंक तभी आएगा जब हट के कुछ लिखोगे, क्योंकि बुक सब सेम पढ़ रहे हैं, मैंने भी वो पढ़ी है, तुम भी वो पढ़ोगे, नोट्स मैं तुम सबको सेम लिखा रही हूँ, तुम सब वही लिखोगे, पर कुछ अलग लिखोगे बाकियों से तभी तो रैंक मिलेगा, राइट? तो रैंक डिपेंड करता है ऑप्शनल पे और आपकी क्वालिटी पे। जिसके जीएस में फॉर एग्जांपल सबके सेम आ गए, ऑप्शनल में तुम्हारे ज़्यादा हो, उसके कम हो, तुम्हें ज़्यादा रैंक मिल जाएगा। तो उस पर भी ध्यान दो, समझ से करो। तो ये छोटी मोटी चीज़ें एनालाइज करो और ये लिखोगे तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? उसके बाद rice along with becoming a staple crop, it also held religious significance during that time. It was used using rituals. अभी भी जब हवन होते हैं राइस डालते हैं, पूजा होती है, हमारे में जैसे हिंदुइज्म में कोई भी पूजा होती है हम राइस चढ़ाते हैं, तो अभी भी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। तो दिस रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ राइस was started by the Vedic people. क्लियर है यहाँ तक?
तो दिस ऑल सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइस, ठीक है। वीट तो नहीं यूज़ होता रिचुअल्स में, पर राइस हो रहा है, तो यहाँ पे आप राइस की सिग्निफिकेंस इंटरप्रेट कर सकते हो रिलीजियसली भी और एज अ मेजर क्रॉप ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप उसमें लिख सकते हो अगर आपसे कोई पूछे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी भी हैं। राइस का यूज़ अभी भी रिचुअल्स में हो रहा है, पूजा में, प्रेयर्स में, हर चीज़ में हो रहा है इन हिंदुइज्म, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके यहाँ पे अब लोगों ने आयरन वर्क करना शुरू कर दिया एज वेल एज कॉपर तो यूज़ हो ही रहा था। अभी भी बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आयरन के साथ अलॉयस बनाए जाते हैं। बहुत कम जगहों पे सिर्फ अकेला आयरन यूज़ होता है। मेजरली आयरन इज़ यूज्ड विद अलॉन्ग विद अदर मेटल्स, ठीक है। क्योंकि आयरन ना क्यों यूज़ होता है, ऐसा क्या रीज़न है कि आयरन को हमेशा दूसरे मेटल के साथ यूज़ करते हैं? हाँ, क्योंकि आयरन बहुत जल्दी करोड हो जाता है और उस पर रस्ट लग जाती है जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ गिर जाती है। थोड़ी देर 2 दिन भी रखोगे ना उस पर ब्राउन कलर की वो बनने लगेगी। इसलिए आयरन को बहुत बार मेजरली किसी और मेटल के साथ मिक्स किया जाता है ताकि जो उसकी करोसिव पावर है वो कम हो जाए। क्लियर है? तो सबसे पहला मेटल उन्होंने कॉपर ही यूज़ किया था, लेटर आयरन केम। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द वैदिक पीपल, दैट वाज कॉपर। और कॉपर कहाँ से मिल रहा था? सेम सोर्स था, खेतरी माइंस। अभी भी खेतरी माइन वन ऑफ द मेजर रिजर्व है कॉपर का, ठीक है। तो अभी भी कॉपर वो खेतरी माइन से ही ले रहे थे, ठीक है। उसके बाद वीविंग वॉज नोन टू द पीपल, लोगों को वीविंग आती थी, पर अब यहाँ पे चेंज ये हुआ कि वीविंग वॉज डन ओनली बाय वुमेन। अब क्योंकि भाई वीविंग में कम फिजिकल पावर लगती है, ये घर वाला काम है, अब ये काम कौन करेगी? वुमेन। तो ये एक नया ट्रांसिशन इस एज में देखने को मिला दैट इट वॉज मेजरली डन बाय वुमेन। अभी भी सोसाइटी में बहुत ऐसी सेक्शंस हैं जो बोलती है बेटा आपने टेलर नहीं बनना, आपने शेफ़ नहीं बनना, ये औरतों के काम है। तो वो चीज़ यहाँ पे शुरू हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद उनको पॉटरी आर्ट आता था, उनको लेदर के प्रोडक्ट्स बनाना आता था, ये सारी चीज़ें भी उनको आती थी जो पहले से चल रही है। अब वुडन का अगर वुडन प्लोशेयर बन रहे हैं तो उनको क्या आती है? कारपेंट्री, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो एक चीज़ से निकल, कभी कभी क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया होता है और उसी क्वेश्चन में उसका आंसर भी होता है अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर सको, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अगर हम पॉटरी की बात करें, कौन कौन सी पॉटरी थी इस टाइम पे? ब्लैक एंड रेड तो थी ही थी। उसके बाद ब्लैक स्लिप्ड, मतलब ग्लॉसी स्लिप लगती थी। स्लिप्ड जहाँ पे भी होगा मतलब वो पॉटरी ग्लॉसी होगी, ठीक है। उसके बाद रेड वेयर थी और सबसे मेजर थी प्रिंटेड ग्रे वेयर, जिसके नाम पे इस कल्चर को बोला भी जाता है। और इट वॉज द मोस्ट फेमस pottery and major dishes and bowl stands etc were made in this culture। बाकी भी थी पर मेजर क्या थी? ये थी। ब्लैक एंड रेड वेयर कहाँ पे थी प्रीडोमिनेंट? चालकोलिथिक में। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशन भी चलता आ रहा है क्योंकि सोसाइटी तो वही, अब नए लोग तो नहीं पैदा हो रहे, वही लोग हैं ना जो एक जगह से जाके दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। अब हड़प्पा में जैसे फ्लड आया, पर कुछ लोग तो बचे होंगे, वो कहीं और माइग्रेट हुए, तो वो अपना उधर का भी कल्चर अडॉप्ट करेंगे और अपना कल्चर भी वहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद बैंगल्स पाई गई हैं, शीशे वगैरह, ग्लास होर्स होते हैं ना, वो ब्लॉक्स जैसे शीशों के बने होते हैं, वो भी यहाँ पे पाए गए हैं। बैंगल्स बन रही है तो कौन से होंगे?
प्रेशियस स्टोन्स वगैरह का यूज़ पाया गया है, यानी कि ज्वेलरी मेकर्स भी उस टाइम पे प्रेजेंट थे। कितनी साइट्स पाई गई हैं लेटर वैदिक एज की? 700. The largest number of sites recovered from any culture have been found from this age, which amounts to 700. और inhabited, ऐसी कोई साइट नहीं थी जिसमें लोग नहीं रह रहे थे, या ऐसी कोई साइट नहीं थी जिसमें कोई बैरन लैंड थी या नहीं थे ज़्यादा लोग. These all 700 sites वर इनहेबिटेड, यानी कि यहाँ पे लोग रह रहे थे. और अगर प्लेसेस की बात करें, यूपी, हरियाणा, पंजाब, एक और था, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हाँ जी, एंड दिल्ली, ये सारा पोर्शन इस टाइम पे इन 4 स्टेट से हमें 700 साइट्स मिली हैं, सिर्फ इन 4 स्टेट से. दिल्ली को किसने ऑक्यूपाई कर लिया था? अभी बताया मैंने. दिल्ली को किसने ऑक्यूपाई किया था? कुरुस ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड द अपर पोर्शन ऑफ द गंगा यमुना द्वार, जिसको बोलते हैं कुरुक क्षेत्र. यहाँ तक क्लियर है? पर कल भूल जाएगा अगर रिवाइज नहीं करोगे, है ना. एक दिन मैंने ओरल टेस्ट ले लेना है, बताना भी नहीं है, ठीक है, फिर मज़ा आएगा. ठीक है. उसके बाद हाउसेस कैसे थे? मड ब्रिक. तो अब ये चेंज हुआ कि बर्न्ट ब्रिक का रेफरेंस जो हमें आईबीसी वगैरह से मिला था वो आगे हमें कहीं पे नहीं मिला. बर्न्ट ब्रिक का यूज़ सिर्फ आईबीसी से ही मिला था और उसके बाद वो ख़त्म हो गया. अब सीधा मड और ब्रिक को यूज़ करके लोगों ने घर बनाना शुरू कर दी. दे लेड अ फुली सेटल लाइफ. हंटिंग तो चलो हो ही रही थी, गैदरिंग, फूड गैदरिंग, ये सब, नोमैडिज्म, ये सब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया. जब आप किसी चीज़ को फ्रेम देते हो कोई, तो वो चीज़ सेटल डाउन हो जाती है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 लोग हों, कोई देखने वाला नहीं हो, तो वो लोग शोर मचाएंगे, इधर उधर भागेंगे. जैसे कॉलेज में अगर सख्ती नहीं होती सब बंक मारते हैं, पर जब सख्ती होगी तो वो वहीं पे सेटल हो जाएंगे. उसी तरीके से जब सोसाइटी में प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होगी, पॉलिटिकल प्रॉपर सोशल स्ट्रक्चर होगा, तो सोसाइटी भी तो ग्रो करेगी ना, सेटल डाउन हो जाएगी. अब जम्मू कश्मीर में पेपर क्यों नहीं होते हैं टाइम पे? गवर्नमेंट ही नहीं है. शायद गवर्नमेंट आए तो पेपर टाइम पे होने लगे. JKSSB ने तहसीलदार का पेपर 2018 या 19 में लिया था लास्ट. 2024 में है हम, ठीक है. तो वो होता है. अब मेरा एक फ्रेंड था, उसने 2 साल पेपर भरा, 2 साल हुआ ही नहीं. तो वो क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं है यहाँ पे. ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल. करप्शन हर जगह है, ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहाँ करप्शन नहीं है. तो करप्शन के नॉट बी ब्लेम्ड अलोन, है ना. पेपर लीक हर जगह होते हैं. ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे कभी भी पेपर नहीं लीक हुआ? पर पॉलिटिकल सेटअप भी तो चाहिए ना, जो भाई जो लीड करे. या मैंने अगली बार भी इलेक्शन में जीतना है, मैं पेपर लूँगा टाइम पे, तभी लोग मुझे अगली बार वोट करेंगे. वो चीज़ है ही नहीं जब चल रहा है काम उनका भी, राइट. तो ये चीज़ें आगे पीछे देखो क्या हो रहा है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, यहाँ तक लिखवा दूँ पहले, ज़्यादा हो जाएगा. हेडिंग डालो, दी पेंटेड ग्रेवियर आयरन फेस, दी पेंटेड ग्रेवियर आयरन फेस एंड लेटर वैदिक इकोनॉमी. लेटर वैदिक इकोनॉमी. लिखो पहला पॉइंट. अराउंड 1000 BCE, around 1000 BCE, iron appeared in Dharwad district of Karnataka.
During this time, iron also appeared in Gandhar area in Pakistan and also found in Balochistan. Gandhar area of Pakistan and also found in Balochistan. ठीक है. Iron was used by the later Vedic people. Iron was used by the later Vedic people to clear forest in the upper Gangetic basin. अब obviously वो उन्होंने ऑक्यूपाई किया, वहाँ पे उनको अपनी सेटलमेंट बनानी थी, तो उन्होंने वहाँ के फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया. टू क्लियर द फॉरेस्ट ऑफ द इन द अपर गैंगेटिक बेसिन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. यूज ऑफ आयरन अपेयर्ड इन पंजाब, MP, Western MP, Western UP and Rajasthan. ठीक है. Next point, the earliest iron implement discovered in this region. The earliest iron implement discovered in this region belongs to the time period 700 BCE. 700 BCE. ठीक है. Iron was called as Shama Ayas or Krishna Ayas by the later Vedic people. Shama Ayas or Krishna Ayas by the later Vedic people. ठीक है. During the later Vedic period, agriculture became the primary and chief means of livelihood of the Aryans. Agriculture became the primary and the chief means of livelihood of the Aryans. Unlike the early Vedic period, क्या हुआ? Unlike the early Vedic period in which agriculture was the secondary activity. Plowing, unlike, वहाँ तक लिख लिया. सेकेंडरी एक्टिविटी लिखो. नेक्स्ट, प्लोइंग was done with the help of wooden plowshares. As enough bullock carts were not available. Enough bullock carts were not available
ड्यू टू राइजिंग cattle, rising cow sacrifice, rising cow sacrifice. ठीक है. According to the सतपथ ब्राह्मणा Aryans spread to the eastern Gangetic plains. Aryans spread to the eastern Gangetic plains, and it also tells us about the plowing rituals of the later Vedic people. The plowing rituals of the later Vedic people. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट लिखो. अकॉर्डिंग टू एंशिएंट लेजेंड्स, जनक the king of Videha Janak the king of Videha and father of Sita lend his hand to plow the field with the common people after certain yajna. To plow the field with the common people, after certain yajna. यज्ञ यानी कि हवन. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो इसमें. इवन दी बलराम, BALARAM, even the Balram is also known as Haladhar. Haladhar, the wielder of the plow. महाभारत के टाइम पे भी थे ना कृष्ण और बलराम. ठीक है. यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट लिखो. दे प्रोड्यूस्ड बार्ले बट wheat and rice became the chief crops. But wheat and rice became the chief crops. Next लिखो. Wheat became the staple food of people in Punjab and Western UP. Wheat became the staple food of people in Punjab and Western UP. एंड वेस्टर्न यूपी. अब हमारे यहाँ पे भी राइस ज़्यादा क्यों खाए जाते हैं? हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस है ना. भद्रवा, कश्मीर चले जाओ, जो जहाँ ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पे भी लोग राइस खाते हैं. वहाँ पे राइस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो उस वजह से हमारा कल्चरल. अगर आप पंजाब वाली साइड चले गए वहाँ पे राइस खाते ही नहीं है, बड़ा कम खाते हैं. वो व्हीट ही खाते हैं. पंजाब, दिल्ली वगैरह जाओ ना, जम्मू में इतना कल्चरल इन्फ्लुएंस है. ठीक है. और हमें तो वैसे भी राइस पसंद होते हैं जम्मू वालों को, है ना. राइस इज ऑल्सो, हाँ कुछ बोला. राइस इज ऑल्सो नोन एज व्रीही.
व्रीहि in Vedic rituals. जम्मू में राइस प्रोडक्शन होती है? होती है। कहाँ पे होती है? हाँ सही बोला, मैंने वही देखना था, पता है ना। होती है कठुआ, आगे साइड चल जाओ ना, जो कंट्री साइड से, वहाँ पे होती है। ठीक है। यूज़ ऑफ राइस is recommended in Vedic rituals. Use of rice is recommended in Vedic rituals. एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। दिस ऑल सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइस फॉर द लेटर वैदिक पीपल। वहाँ पे मेंशन करना लेटर वैदिक, ठीक है। ऋग सिर्फ वैदिक मत लिखना, गलत हो जाएगा। जो ऋग वैदिक की है वहाँ पे अर्ली वैदिक लिखना है, जो लेटर वैदिक की है वहाँ पे लेटर लिखना है, ठीक है। बड़ी बार हम सिर्फ वैदिक लिख देते हैं, वो मत करना। राइस का ये सब ऋग्वेदिक में, थोड़ा ऋग्वेदिक में था ही कितना, वो तो छोटा सा ही टॉपिक है ना। लेटर वैदिक में ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। दिस ऑल सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइस फॉर द लेटर वैदिक पीपल। ठीक है। नेक्स्ट लिखो। द पीपल वर नाउ फेमिलियर विद द आयरन वर्क as well as the copper work from the very beginning. कॉपर के लिए तो वो शुरू से अवेयर थे, क्योंकि वो पहले से यूज़ हो रहा था। as well as the copper work from the very beginning. One of the first metal used by the Vedic people was copper, and they received copper supplies from the Khetri mines in Rajasthan. क्लियर है? नेक्स्ट लिखो। Weaving was also known to the Vedic people, later Vedic people. Weaving was also known to the later Vedic people, but was majorly done by the women. तो अब ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन शुरू हो चुकी थी। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो। They were familiar with pottery, leather work. As well as carpenter's work. Later Vedic people produced 4 types of pottery. Black and red ware, black slipped ware, red ware, and painted grey ware, which was the most popular and distinctive, सबसे अलग and distinctive
pottery in which various bowls and dishes were made. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्लास होर्ड्स, यहाँ तक लिख लिया ना? ग्लास होर्ड्स एंड बैंगल्स हैव बीन ऑल्सो होर्ड्स HOARDS, ग्लास होर्ड्स एंड बैंगल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एंड वर यूज्ड एज प्रेस्टीज ऑब्जेक्ट्स, मतलब प्रीमियम ऑब्जेक्ट, एंड वर यूज्ड एज प्रेस्टीज ऑब्जेक्ट्स. Jewelry makers have also been found in the later Vedic period. Jewelry makers have also been found in the later Vedic period. Next point लिखो, 700 sites of the painted graveware have been found in western UP, Delhi, Punjab and Haryana. क्लियर है यहाँ तक? हाउसेस कैसे थे? मड ब्रिक, सीधा लिख लो मड ब्रिक हाउसेस. एंड लास्ट इसमें लिखो, पीपल लेड अ फुली सेटल्ड लाइफ. पीपल लेड अ फुली सेटल्ड लाइफ. ठीक है, क्लियर है? अब एक हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, राइट? तो अब ये भी देखना ज़रूरी है कि सोसाइटी अर्बन थी कि रूरल थी. तो लार्जली सोसाइटी वॉज रूरल. ठीक है, ज़्यादातर सोसाइटी रूरल बेस्ड थी. बट टूवर्ड्स द एंड, जब हमारा लेटर वैदिक पीरियड ख़त्म होने वाला होता है, हमें एक रेफरेंस मिला है वैदिक टेक्स्ट से, दैट इज़ नगर. नगर क्या होते हैं? टाउन्स. तो हो सकता है अर्लियर ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द लेटर वैदिक फेज सोसाइटी वॉज रूरल, बट इवेंचुअली व्हेन वी मूव टूवर्ड्स इट एंड, तो सोसाइटी हो सकती है अर्बनाइज्ड हो रही हो. और ये हमें इसलिए पता चला कि नगर वर्ड का मेंशन किया गया है एक अरण्यका में, जिसका नाम है, स्पेलिंग बड़ी मुश्किल है, तैत्तिरीय अरण्यका. एक अरण्यका है उस पीरियड की जिसमें नगर वर्ड बहुत बार रेफर किया गया है. और बिकॉज दिस अरण्यका वॉज कंपोज ड्यूरिंग द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, तो हम ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हो कि बिगिनिंग हो चुकी थी अर्बनाइजेशन की. तो वैदिक पीरियड और IBC में एक और डिफरेंस आ गया आपका, अर्बनाइजेशन. उनका प्रॉपर अर्बन आउटलुक था, वो प्रॉपर अर्बनाइज हो चुके थे. यहाँ पे अभी भी सोसाइटी लार्जली रूरल थी. क्लियर है? तो दो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिमिटिव टाउन्स कौन से होते हैं? पुराने, और जो प्रॉपर तरीके से टाउन्स नहीं बने होते पर कुछ ना कुछ ट्रेसेस होती है, वो कौन से हैं? हस्तिनापुर और Koshambi are regarded as the primitive or the towns or the first towns belonging to this period. Clear है यहाँ तक? उसके बाद सी और सी वॉयजेस के भी रेफरेंस हमें इस पीरियड को बिलोंगिंग मिले हैं. इसका मतलब लोग ट्रेड कर रहे थे, ऐसे तो घूमने नहीं जाते होंगे,
एक्विजिशन या ट्रेड के लिए जा रहे होंगे तो सी और सी वॉयजेस का भी मेंशन पाया गया है, बिकॉज आर्यंस वर ऑलरेडी वेरी फेमिलियर विद दी सी रूट्स. ठीक है, क्लियर, क्योंकि वो माइग्रेट करके आए थे, दे हैव ट्रैवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, कवर्ड मेनी कंट्रीज, दे वर फेमिलियर विद दी सी एंड दी सी वॉयजेस. ठीक है, तो लोग परमानेंटली सेटल हो गए इन दी गैंगेटिक बेसिन. मैंने एक पॉइंट लिखवाया था ना, गंगा प्लेन्स वर दी फर्स्ट रीजन इन इंडिया टू बी कॉलोनाइज्ड. क्लियर हो गया वो वाला पॉइंट भी यहाँ पे. तो एक्सचेंज हो रहा था. एक्सचेंज किससे हो रहा था? अभी भी एक्सचेंज बार्टर से ही हो रहा था. हाउएवर एक कॉइन है जिसका रेफरेंस पाया गया है, जिसका नाम था, हाँ, निशिका. तो इसका रेफरेंस पाया गया है. इसकी कुछ कमर्शियल वैल्यू थी, पर टिपिकल करेंसी के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा था. एक कमर्शियल यूनिट ऑफ वैल्यू थी, जिसके पास होता था वो ट्रेड करता था. ऐसे कोई ज़रूरी नहीं था कि इसी में ट्रेड करना है. ठीक है, क्योंकि ये गोल्ड कॉइन था तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव था बनाना इसको. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. इकोनॉमी सबको समझ आ गई. नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ? अर्ली वैदिक पीरियड में कौन कौन सी असेंबलीज थी? हाँ, विधाता गाना, वो इम्पोर्टेंट असेंबलीज थी. यहाँ पे उन सारी असेंबलीज की इम्पोर्टेंस ख़त्म होगी. वो सिर्फ विधाता और गणना तो ख़त्म ही होगी, बंदी होगी. सभा समिति भी सिर्फ कहने को एक असेंबली थी. तो विधाता टोटली डिसअपेयर हो गया. अब विधाता बनती ही नहीं थी, बट सभा एंड समिति अभी भी थे. बट किंग वॉज नाउ नॉट बाउंडेड बाय दीज असेंबलीज. वो बोल सकते थे, पर ज़रूरी नहीं था कि किंग उस पर एग्री करे ही करे. अब पहले जैसे सभा क्या थी? एल्डर्स. समिति क्या थी? कॉमन फोक. बट नाउ दीज असेंबलीज वर डोमिनेटेड बाय दी रिच क्लास और दी नॉबल, जो हायर स्टार्टा था हमारी सोसाइटी का. फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स, ये बड़े बड़े वॉरियर क्लास के लोग, क्योंकि किंग तो एक ही होता था, उसके आगे रिश्तेदार भी तो होते थे ना. वो सारे लोग इन असेंबलीज को डोमिनेट करना शुरू हो गए. नाउ द असेंबलीज ऑल्सो बिकेम एंड एरिस्टोक्रेसी बेस्ड. ठीक है, एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? जब किसी चीज़ पे क्लास ऑफ और ग्रुप ऑफ नोबल क्लास और हायर क्लास डोमिनेट करे, तो शायद असेंबली इस तरीके की बन गई. ठीक है, अब अगर टेरिटरी बढ़ेगी तो किंग का किंगडम बढ़ेगा. तो नाउ बिगर किंगडम्स, पहले किंगडम का मेंशन नहीं किया गया ना, पर नाउ बिगर किंगडम्स बिगेन टू फॉर्म एंड ड्यू टू हायर टेरिटरी, हायर पावर, द चीफ बिकेम हेरिडिटरी एंड ऑटोक्रेट. पहले चीफ ऑटोक्रेट नहीं था, राइट, हेरिडिटरी था, पर इलेक्शन के ट्रेसेस भी पाए गए हैं बाय समिति. पर यहाँ पे अब चीफ पूरी तरीके से ऑटोक्रेट और ज़्यादा पावरफुल और एक तरीके का हेरिडिटरी पोजीशन बन चुकी थी, यानी कि चीफ का बेटा ही चीफ बनता था. क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? ठीक है, उसके बाद छोटी छोटी टाइप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किंग हूँ, मेरे छोटे छोटे एरियाज थे, तो जो मेरे बच्चे होंगे, जो मेरे प्रिंस वगैरह होंगे, वो पर्टिकुलर ट्राइब्स के ऊपर रूल करेंगे कि भाई ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया. उनकी टेरिटरी बहुत बड़ी थी और कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट इतना ईजी नहीं था उस टाइम पे. तो छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे ट्राइब्स को उनके प्रिंसेस या छोटे छोटे चीफ्स
रूल करते थे और उन ट्राइब का नाम उन प्रिंस या उन चीफ्स के नाम के ऊपर रख दिया जाता था। इसलिए ये मेरी ट्राइब है, ये विशाखा ट्राइब है, ये पीयूषी ट्राइब है, ठीक है। तो इस तरीके से नाम उन्होंने रखना शुरू कर दिए थे, ठीक है। और हर एरिया, अब एरिया का भी नाम डिसाइड करना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल 2 ट्राइब्स हैं, दोनों वहाँ रह रही है, पर जो ट्राइब पहले आई होगी ना और वहाँ पे आके सेटल हुई होगी, उस ट्राइब के नाम पे उस एरिया का नाम रख दिया जाता था, ठीक है। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं जो डोमिनेंट ट्राइब्स थी उनका नाम एरिया के नाम पे, मतलब उनके नाम पे एरिया का नाम रखा जाता था। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमारा पंचाला वॉज द नेम ऑफ द एरिया, बट इट वॉज एक्चुअली द नेम ऑफ द ट्राइब और द ग्रुप विच वॉज डोमिनेंट देयर, विच वॉज लिविंग देयर, ठीक है। इसके बाद टेरिटरी के लिए यहाँ पे एक टर्म यूज़ होना शुरू होगी, दैट इज राष्ट्र। तो नाउ टेरिटरी वॉज कॉल्ड एज राष्ट्र, ठीक है। चीफ became hereditary and no election traces have been found. Election traces have been found, ठीक है। एक पॉइंट ना दिख नहीं रहा है इस PDF में, मैं कल लिखवा दूंगी वो, ठीक है। लैपटॉप पे बनाई थी तो वो कम प्रेस हो जाती है तो 1-2 पॉइंट मिस हो जाते हैं, ठीक है। However, in spite of chief becoming hereditary, was the transfer of power was never easy. और हमें वो कैसे पता चला? महाभारत में जो युद्ध हुआ वो हुआ क्यों था? पावर के लिए। एक किंग था, उसके आगे 2 बेटे थे, एक अंधा था, एक नॉर्मल था। अंधे वाले को उसने नहीं बनाया किंग, दूसरे को बना दिया, पर दूसरे से कोई गलती होगी जिस वजह से उसने वनवास ले लिया, वो ले गया और उसके 5 बच्चे थे, और जो अंधा वाला था उसके 100 बच्चे थे। कौरव्स एंड पांडवास, कौरव्स वो जो 100 थे, पांडवास थे जो 5 थे। अब अगर हम हेरिडिटरी उससे चले तो हक उनका बनता था 5 वालों में से सबसे बड़े का, क्योंकि उसका फादर किंग था, वो तो उसकी जगह पे बैठा था गद्दी में, किंग वही था, उसका वो जगह पे बैठा था। पर क्योंकि वो राजमहल में रहे और उनका जो बड़ा था वो थोड़ा सा कहते हैं कि गलत नेगेटिव इंसान था, तो उसने बोला कि मेरे को बना दो, और उसने तो सही से रूल नहीं किया। पांडवों ने बोला हमें बनना है, हमारा हक है। महाभारत क्यों हुई? द्रौपदी वाला जो इंसिडेंट हुआ वो तो हुआ, पर महाभारत हुई क्यों थी? फॉर द सेक ऑफ टेरिटरी एंड पावर, ठीक है। जिसमें एक ही फैमिली के 2 लोग, पांडवास एंड कौरवास, दे बोथ डिस्ट्रॉयड ईच अदर फॉर द सेक ऑफ पावर। इसलिए हम बोलते हैं दैट किंगशिप नोस नो किंगशिप, यानी कि राजा बनने की लालच किसी भी रिश्तेदारी को नहीं बख्शती। अगर मुझे पावर में रहना है तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा कि सामने मेरा भाई है या कोई भी, इसलिए ये चीज़ हम इसमें रिलेट करते हैं, दैट किंगशिप नोज नो किंगशिप। क्लियर है? ठीक है। अब किंग की पावर बढ़ रही थी, टेरिटरी भी बढ़ रही थी, पर ऐसा क्या हो रहा था कि किंग की पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। किंग का अब पावर तो तभी बढ़ेगी ना जो लोग एक्सेप्ट करेंगे। ब्रिटिशर्स के साथ इंडियंस ने या उस टाइम पे जो मुगल एम्परर्स थे उन्होंने कॉर्पोरेट किया, उनको दिया थिंकिंग यार ये तो ट्रेड के लिए ही आए हैं, कॉर्पोरेट किया तभी उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। ऐसा क्या हो रहा था कि किंग का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। सैक्रिफाइसेस एंड यज्ञ, जो किंग
ऑन दी बिहाफ ऑफ होल ट्राइब और दी होल सोसाइटी किंग कर रहा था सैक्रिफाइस हो गए, रिचुअल्स हो गए, कोई भी सैक्रिफाइस, कोई भी रिचुअल, जिस वजह से किंग का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। और इस इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए 3 मेजर यज्ञ थे। राजस्यू रिचुअल सैक्रिफाइस, राजस्यू क्या होता है? रॉयल कॉरोनेशन, जिसमें एक किंग अपने बेटे को अपनी गद्दी सौंपता है, ठीक है। सेकंड है हमारा अश्वमेध सैक्रिफाइस। अब अश्वमेध में क्या होता है? इसमें एक यज्ञ होता है और एक रॉयल हॉर्स होता है, उसको छोड़ देते हैं, और जिस जिस टेरिटरी से वो रॉयल हॉर्स पास करता है वो टेरिटरी उस किंग के अंडर आ जाती है। इससे क्या बढ़ रही है? किंग की टेरिटरी। और अगर कोई भी इंसान, कोई भी उस बंदे को, कोई भी बंदा उस रॉयल हॉर्स को रोकने की कोशिश करता है तो किंग उस पर वॉर डिक्लेयर कर देता है। तो इससे क्या हो रहा था? किंग की टेरिटरी बढ़ रही थी और किंग का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा था। एक और यज्ञ था वाजपेयी यज्ञ, इसमें घोड़ों की रेस वगैरह होती है। अब जो जीतेगा उसको ये टेरिटरी मिल जाएगी या उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। तो ये 3 यज्ञ हो रहे थे जिस वजह से किंग की इन्फ्लुएंस और किंग की पावर बढ़ती ही जाती है। रामायण में अश्वमेध यज्ञ का मेंशन किया गया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब यहाँ तक की बात होगी, किंग समझ आ गया, किंग वाला स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब ऑफिसर्स भी तो होंगे, पुरोहित भी होगा, सेनानी भी होगा, ये सब तो होंगे। अब यहाँ पे एक नया ऑफिसर आया, ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस। तो मतलब प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम शुरू हो चुका था। टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स, कुछ अलग अलग चीज़ें भी होती है ना, जैसे आज के टाइम पे सरचार्जेस होते हैं, सेसेस होते हैं, सब्सिडीज़ होती हैं, जीएसटी भर रहे हैं हम जब भी होटल्स वगैरह में कुछ खाने जाते हैं तो हम भी भरते हैं ना, ठीक है। तो ऑफिसर्स वर असाइंड, स्पेशल ऑफिसर्स वर असाइंड फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स, एंड दीज ऑफिसर्स वर नोन एज संग्रहित्री, ठीक है। संग्रहित्री वर द ऑफिसर्स हु कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द लेटर वैदिक पीपल ड्यूरिंग दिस एज। इसका मतलब एक और चेंज आया कि पहले कोई भी टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। अगर टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर रखे जा रहे हैं तो टैक्सेशन सिस्टम भी होगा ही होगा। बाकी किंग को कौन असिस्ट करता था? पहला दी प्रीस्ट, उसका जो मेजर प्रीस्ट होता था, उसकी कम्युनिटीज़, क्वीन, उस टाइम पे ना वुमेन की चाहे सोसाइटी में डेरोगेशन हो चुकी, जो क्वींस वगैरह होती थी ना, उनकी अच्छी पोजीशन होती थी, वो किंग को सलाह भी देती थी, सुनती भी थी कोर्ट की प्रोसीडिंग, सब कुछ। क्वीन एंड देन वी हैव अ फ्यू अदर्स, ठीक है। ये मेजर कंपनीज थी उस टाइम के किंग की, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? मिटा दो, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करने के लिए छोटी छोटी विलेज असेंबली, एक विलेज है उसमें एक असेंबली होगी, वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेगा और केसेस भी हैंडल करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इसमें रेफरेंस ले सकते हो विद पंचायत। हर विलेज में एक पंचायत होती है, तो इस टाइम पे हर विलेज में एक विलेज असेंबली थी जो वहाँ के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन भी देखती थी और लोकल केसेस भी देखती थी। एक चीज़ सिमिलर है यहाँ पे भी किसी भी तरीके की स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। तो आप ये नहीं बोल सकते हाँ यहाँ पे किंगडम्स बनने लगे पर प्रॉपर किंगडम नहीं था। किंगडम क्या होता है? जहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी भी हो। एक चीज़ को, एक जगह को आप एक किंगडम तभी क्लासीफाई करोगे जब यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम हो, प्रॉपर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो और स्टैंडिंग आर्मी हो। अब यहाँ पे क्या कमी रह गई? स्टैंडिंग आर्मी की, तो आप इसको किंगडम नहीं बोलोगे,
ठीक है। However, they began to form. यहाँ तक समझ आया? क्लियर है? कहाँ तक लिखा था हमने? क्या हुआ? आने दो उसको। पानी भर रही है, क्या कर रही है? समझ आया? लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में डिफरेंस भी समझ आया? तब भी हमने क्लासीफाई किया क्योंकि डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा है, सोसाइटी ही अलग है, ठीक है। द सोसाइटी वॉज लार्जली रूरल, हाँ, society was largely rural. However, there are traces of beginning of urbanization. Traces of beginning of urbanization as the word nagar was used in the sense of a town as mentioned in Taittiriya Aranyaka. क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? समझ आया? नेक्स्ट लिखो, हस्तिनापुर एंड कौशंबी are regarded as the first primitive towns. नेक्स्ट हेडिंग डालो, नहीं अभी है थोड़ा सा खाली। Sea and sea voyages reference have also been found. Sea and sea voyages reference have also been found. ठीक है, sea and sea voyages references have also been found. Exchange was still done by barter.
but Nishka exchange was still done by barter. But Nishka was used as a convenient unit of value, although not as a typical currency. Not as a typical currency. अब हेडिंग डालो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. The popular assemblies of the early Vedic period. The popular assemblies of the early Vedic period lost their importance. Next लिखो Vidatha totally disappeared. Vidatha totally disappeared. But Sabha and Samiti held the ground. But Sabha and Samiti held the ground. Sabha and Samiti held the ground. But were now dominated by chief and rich nobles. Rich nobles and the chiefs. Next लिखो women had no longer any right. Women had no longer any right to sit in the सभा. विधाता तो खत्म हो गई, सभा में बैठते थे वो पहले भी, तो वहाँ पे भी उनकी राइट छीन ली गई. Women had no longer any right to sit in the सभा. Next लिखो the later Vedic period witnessed the formation of bigger kingdoms and with this development the chief became more powerful, and with this development the chief became more powerful, dominant and autocrat. ठीक है. नेक्स्ट लिखो princes or chiefs ruled over the tribes. Princes, Princes, and chiefs ruled over the tribes and the territories. Were named after and the territories were named after the dominant tribe names. ठीक है. Were named after the dominant tribe names. ठीक है, मतलब हो सकता है 10 रह रही हो पर 2 मेजरली हो तो उनके नाम पे टेरिटरी के नाम रखे जाते थे. नेक्स्ट लिखो each area was named after the tribe. Each area was named after the tribe which settled there first. For example, Panchala was the name of the people and then the region.
Panchala was the name of the people and then the region. पहले मतलब कि वो पहले लोगों का नाम था पर वो उस रीजन का भी नाम पड़ गया. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट लिखो. एक पॉइंट मिसिंग है, कल याद दिला देना, मैं लिखवाऊंगी, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट हो, पर इसमें दिख नहीं रहा. चीफ बिकेम हेरिडिटरी. However, this transfer of power was not smooth as witnessed by the story of Mahabharata. In which, for the sake of territories, families of Pandavas and Kauravas destroyed each other लिखिए यहाँ तक. and this battle shows that kingship knows no kinship. ठीक है. नेक्स्ट लिखो. बुक पढ़ना शुरू की? कब करनी है? अगले साल तक कर लोगे? ली नहीं? क्यों? ऑनलाइन PDF पे मिल जाती है आराम से. लाइब्रेरी में होगी, यहाँ बैठ के पढ़ लो. होगी तो सही, होपफुली. ठीक है. किंग्स इन्फ्लुएंस वॉज स्ट्रेंथन्ड बाय द रिचुअल्स लाइक राजस्यू sacrifice, लिख लो ब्रैकेट में ना रॉयल कॉरोनेशन. नहीं, रॉयल कॉरोनेशन नहीं, ये रॉयल कॉरोनेशन नहीं है, सॉरी. राजस्यू में जब वॉर लड़ने से पहले कैटल या काऊ का सैक्रिफाइस दिया जाता है. आई थिंक ये वो है. एक बार मैं वेरीफाई करती हूँ. नेक्स्ट. नहीं कॉरोनेशन नहीं है, सॉरी. कॉरोनेशन ठीक है. इस टाइम पे भी बलि दी जाती थी, सच. वो अलग होता है, वो तो बाद में शुरू हुआ. जो वॉर वाला था ना वो तब शुरू हुआ जब वॉर्स बढ़ गए, जब ये राजपूत वगैरह हुआ ना शुरू ज़्यादा, तब वो शुरू हुआ था. जो राजपूत चीफ थे ना, जो राजपूत किंग थे, वो बहुत सैक्रिफाइस करते थे वॉर पे जाने से पहले ना. मूवीज़ भी देखी होगी आपने, पद्मावत देखी है? उसमें भी करता ना शाहिद कपूर वॉर पे लड़ने से पहले, है ना. बुक भी पढ़नी चाहिए फिर. लिखो. अश्वमेध सैक्रिफाइस which provided the chief with control
over every territory through which royal horse passed. इसके बाद हम मॉडर्न शुरू करेंगे ना, एंशंट के बाद, ठीक है, चलेगा ना, कि मिडीवल करनी है पहले, मॉडर्न कर लेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा. थ्रू विच रॉयल हॉर्स पास्ट, वो वाइट कलर के रॉयल हॉर्सेस होते थे, उनको छोड़ देते थे. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. वाजपेय यज्ञ, सैक्रिफाइस, चैरियट रेस. वाजपेय, VAJPEY, वाजपेय सैक्रिफाइस. आगे लिख दो चैरियट रेस. चैरियट रेस ब्रैकेट में लिख दो, उसकी समझ आ जाए क्या होता है. सैक्रिफाइस, और ये तो काफ़ी टाइम तक, मॉडर्न हिस्ट्री तक भी होता रहा. मुगल्स आए, राजपूत आए, मराठास आए, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भी ये किया है, चैरियट रेस. ठीक है, बड़ी सारी मूवीज़, इंडिपेंडेंस मूवीज़ वगैरह देखोगे, उसमें भी दिखाया गया है. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. यहाँ तक लिख लिया सबने. इन द वैदिक एज वी फाइंड एन ऑफिसर responsible for collecting taxes. We find an officer responsible for collecting taxes and tributes from the people. Taxes and tributes from the people, known as responsible for collecting taxes and tributes from the people, known as संग्रहित्री. स्पेलिंग लिखे हैं मैंने. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. द किंग was assisted by the priest. The king was assisted by the priest. The communities, the queen, चीफ. अब छोटी छोटी ट्राइब्स में जो रूल कर रहे थे वो चीफ बन गए, और उनके ऊपर कौन बन गया? किंग. पहले क्या था? सिर्फ चीफ, जिसको क्या बोलते थे? राजन. वैसा कोई रेफरेंस नहीं मिला हमें यहाँ पे. ठीक है. द क्वीन एंड फ्यू अदर्स. The communities, the chief, the queen and a few others. The king was assisted by the priest, the chief, the queen and a few others. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. नेक्स्ट लिखो. Administration was carried on by the village assemblies, who also tried the local cases. लास्ट पॉइंट लिखो इसमें. अब ट्राइड दी लोकल केसेस, यानी कि क्रिमिनल एज अ कोर्ट भी वही एक्ट कर रहे थे. क्या हुआ? लिख लिया. एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड आउट बाय द विलेज असेंबलीज हु ऑल्सो ट्राइड दी लोकल केसेस. ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी वही थी और जुडिशियल बॉडी भी वो थे. तो आपको ऐसे भी पूछेगा वो एग्जामिनर ना, ऐसे भी पूछ सकता है. जैसे
आपसे पूछ लेगा कि अर्ली वैदिक में कौन थे, अर्ली वैदिक में कौन थे, फिर वो पूछेगा लेटर वैदिक में कौन थे, विलेज असेंबलीज। ठीक है, जैसे पहले आज के टाइम पे तो पंचायत नहीं देखती ना, पहले जब ब्रिटिश एरा था या मुगल एरा था उस टाइम पे पंचायत ही सब कुछ देखती थी। तो आप यहाँ से ये भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि अ पंचायत लाइक स्ट्रक्चर बिगेन टू फॉर्म। अगर आपने एनालाइज में लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि दीज आर दो स्ट्रक्चर्स फ्रॉम विच मे बी फ्रॉम विच पंचायत हैव बीन डिराइव्ड और हैव बीन द आइडिया ऑफ पंचायत हैव बीन डिराइव्ड। ठीक है, पंचायत क्यों बनाई जाती है, ताकि ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, क्लियर है। लास्ट पॉइंट लिखो, नो स्टैंडिंग आर्मी and the tribal units were called during the time of war. No standing army and the tribal unit were called during the time of war. No standing army and the tribal units were called during the times of war. Clear है यहाँ तक? ठीक है, अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है society. The major thing which happened during this phase, which have lasted for centuries and is still there, is the division of the society and the societal structure which began during the later Vedic period. तो ये वो एज है जब हमारी सोसाइटी 4 वर्णों में डिवाइड हो चुकी थी। कौन कौन से थे? क्षत्रियास को पहले बोला जाता था राजन्यास और क्षत्रियास, क्योंकि उनके लिए क्षत्रिय वही थे जो रूल कर रहे थे। देन वी हैव वैश्यास, द ट्रेडर्स और द एग्रीकल्चरिस्ट एंड द शूद्रास। ये अभी तक है, कहीं ना कहीं पे तो है। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, लोग बोलते हैं अभी भी। और ये चीज़ सेंचुरी से लास्ट हुई, तो दिस बिगेन ड्यूरिंग दिस एज। इसके साथ साथ कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस ऑल्सो बिगेन ड्यूरिंग दिस एज। और सैक्रिफाइस किया जाता था बिकॉज इट वॉज बिलीव्ड कि अगर हम भगवान को कुछ चढ़ाएंगे, कुछ सैक्रिफाइस चढ़ाएंगे, तो इट विल ऐड टू द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द किंग एंड लीड हिम टू विक्ट्री ऑलवेज। ये बड़ी बात, आज के टाइम पर तो जैसे सैक्रिफाइसेस बंद हैं, क्लियर एंड कट, पर बोलते ना यार आप ये चढ़ा दो आप ठीक हो जाओगे, ये चढ़ा दो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो उस टाइम पे सैक्रिफाइस उस तरीके की चीज़ थी कि जो किंग की पावर और इन्फ्लुएंस को बढ़ाते थे। किंग की पावर और इन्फ्लुएंस तो बढ़ा रहे थे, पर सैक्रिफाइस कौन कर रहा था? ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस, ब्राह्मण्स की सुपीरियरिटी बढ़ रही थी बिकॉज किंग वॉज डिपेंडेंट ऑन दी ब्राह्मण्स फॉर दी सैक्रिफाइस और दी रिचुअल। ठीक है, अब एक और चीज़ हमने पढ़ा था ना, आर्यंस ईरान में भी थे, इराक में भी थे, यूरोप में भी थे, जर्मनी में भी थे। कहीं और है वर्ण सिस्टम? तो ऐसा क्या हुआ कि आर्यन सोसाइटी तो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी, क्योंकि वो अलग अलग जगह माइग्रेट किए, हर जगह होना चाहिए था। तो ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ इंडिया की आर्यन सोसाइटी में ये क्लासिफिकेशन या ये डिवीजन हुई? एक और चीज़ तो ऐसा माना जाता है, जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ आर्यंस, दे वर सर्टन non-Aryan elements or certain non-Aryan role in the formation of these वर्न्स। एंड वर्ण का सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ ब्राह्मण को। इवन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम बुद्धिज्म तक पहुंचेंगे, क्षत्रियों ने भी ब्राह्मण्स के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी। दिस नॉन आर्यन एलिमेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राह्मण डोमिनेंस, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट हो रहे थे वो कौन थे?
नॉन आर्यन्स, वो डोमिनेट होते गए, ब्राह्मण्स बढ़ते गए, तो ऐसा माना जाता है। तो आपसे ये याद रखना है कि इंडिया की ही आर्यन सोसाइटी है जहाँ पे ये वर्ण सिस्टम इमर्ज हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम पढ़ेंगे पहले ब्राह्मण्स के बारे में। ब्राह्मण्स क्या करते थे? रिचुअल्स अपने लिए भी और उनके क्लाइंट्स यानी कि राजा वगैरह के लिए भी वो रिचुअल्स करते थे। ठीक है, दूसरा उनका रोल था अपने पैटर्न यानी कि अपने राजा की सक्सेस के लिए प्रे करना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर एंड एनी अदर इनसिक्योरिटी। ठीक है, अब ब्राह्मण्स हमेशा बहुत बार राजा वगैरह लोगों के साथ या क्षत्रिय लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते थे, बिकॉज राजा तो ये था ना, रूल तो ये कर रहा था, तो ब्राह्मण बड़ी बार इनको भी ओवरराइड या ओवर पावर करने की कोशिश करते थे, बिकॉज किंग तो किंग है, वो तो बोलेगा कि मैं अगर आपको मान रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप ही के अकॉर्डिंग चलूँ। तो इस वजह से ब्राह्मण्स और राजन्यास में शुरू से कॉन्फ्लिक्ट रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। तो ब्राह्मण्स इन रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगे एंड राजन्यास के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आने लगे। ये क्लियर है? ठीक है, देन वी हैव राजन्यास। कौन थे? हु रूल, हु पार्टिसिपेटेड इन वॉर, लेड द वॉर and offered prayers or performed sacrifices on the behalf of the whole tribe or the kingdom। तो राजा वो लोग थे जो सैक्रिफाइस करते थे। करवाता कौन था? ब्राह्मण्स। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आएंगे वैश्यास। दे वर ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट एक्सेट्रा। तो इकोनॉमी किससे चल रही है? मेजरली वैश्या से। तो टैक्स कौन भरेगा? तो वैश्यास वर दी ओनली ट्रिब्यूट और टैक्स पेयर ऑफ दैट टाइम। सिर्फ वैश्यास ही थे जो उस टाइम पे टैक्स या ट्रिब्यूट भर रहे थे, और कोई वर्ण या और कोई क्लास नहीं उस टाइम पे वैश्या, मतलब इनके। अब ये ट्रेड कर रहे थे, आगे आगे ये भी आगे आगे ना ये भी थोड़ा उठेंगे, बिकॉज पैसा आएगा, इनको अपनी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ होगी। पर अब क्या हुआ, वैश्यास को भी डोमिनेट करना था, और वैश्यास वर नॉट दासास, दासास वर ओनली शूद्रास। अब बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई जिनको यूज़ किया गया वैश्यास को डोमिनेट करने के लिए, क्योंकि वो ट्रेड कर रहे थे, वो कभी भी ग्रो हो सकते थे। तो बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो लेटर वैदिक पीरियड में मेंशन किए गए हैं, जिनको यूज़ करके वैश्यास को सबमिसिव बनाया जाता था, या किंग के नीचे उसको, या किसी भी सुपीरियर क्लैन के नीचे उनको दबाया जाता था कि भैया आप नीचे हो, आप ऊपर नहीं हो। तो अब दासास को तो ये कर रहे थे, शूद्रास को तो क्लियर। इनको कैसे कंट्रोल कर रहे थे? रिचुअल्स करके, कि यार ये आपका रोल है, ऐसे करना है। अब जैसे एक ब्राह्मणा है, ऐतरेय, पहले भी नाम सुना, ऐतरेय ब्राह्मणा है जो इस पीरियड के दौरान की हुई थी, और इसमें बोला गया था इसमें बोला जाता था कि ब्राह्मणा इज दी सीकर ऑफ लाइवलीहुड एंड एक्सेप्टेबल ऑफ गिफ्ट्स। तो ब्राह्मण का रोल है अपना लाइवलीहुड यानी कि पूजा, उसका क्या रोल है? रिचुअल करना, उससे जो पैसे मिलेगा वो उसका लाइवलीहुड है, वो सीख करना, और दूसरा गिफ्ट्स एक्सेप्ट करना, ये ब्राह्मण का रोल है। और उनको गिफ्ट देना, उनसे रिचुअल्स कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर ऐतरेय ब्राह्मण में एक फेस है, फ्रेज है जिसमें बोला गया है, बट दे आर रिमूवेबल एट द विल ऑफ द किंग। अगर किंग चाहे
तो वो एग्जिस्टिंग, मतलब जैसे कि मैंने एक ब्राह्मण रखा है पूजा करने के लिए, मैं किंग हूँ, तो अगर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है मैं उसको निकाल के किसी और को भी रख सकता हूँ। बट ब्राह्मण्स को क्यों गिफ्ट दिए जाते थे, क्यों वो पूजा से अपना लाइवलीहुड चला रहे थे, क्योंकि ब्राह्मणा में ये लिख दिया गया था दैट ब्राह्मण आर दी सीकर ऑफ द लाइवलीहुड एंड एक्सेप्टर ऑफ गिफ्ट। और इसके साथ साथ कुछ रिचुअल्स भी मेंशन किए गए थे वैश्यास के लिए, उनको सबमिसिव बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं टेक्स्ट का या रिलीजियस सिग्निफिकेंस का यूज़ किया गया क्लासेस क्लासीफाई करने के लिए। और लोगों को क्लासेस तो मैंने क्लासीफाई कर दी, लोगों को कैसे दिलाओगे तसल्ली, लोग भी तो मानने चाहिए ना। तो एक हमने पढ़ा था ना पुरुष सूक्ता, उसमें क्या लिखा था, जो क्रिएटर है उसके हेड से कौन पैदा हुआ है, मुंह से, आर्म से एंड थाइस से वैश्यास, शूद्रास। तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया गया कास्ट सिस्टम को कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही है और भगवान ने ये बनाया है, क्रिएटर ने ये बनाया है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, तो वैश्यास की पोजीशन कम थी पर बेटर देन शूद्रास, क्योंकि वो ट्रेड कर रहे थे, वो पैसे भी कमा रहे थे। अब सबसे वर्स्ट पोजीशन किसकी थी, Shudras had the worst position, the most derogatory position during this age, as they became the lowest section of the society. Shudras का क्या मतलब होता है, Shudras word का क्या मतलब होता है, अनटचेबल ना, Shudras से भी नीचे आते हैं, दलित्स और अनटचेबल जो लोएस्ट सेक्शन है ना Shudras, उसके बाद आते हैं वो। शूद्रास का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ अनदर, मतलब वो लोग जो किसी के नौकर बनने के लिए ही बने हैं। अभी तक अनटचेबिलिटी नहीं है रेफर की मैंने, ठीक है। तो शूद्रास होते हैं जो शूद्रास, जो मेड हो गए, जो माली वगैरह जो उस टाइम पे ये काम करते थे, उनको शूद्रास क्लासीफाई किया है, बिकॉज शूद्रा एक्चुअली मीन्स द सर्वेंट ऑफ अनदर, ठीक है, यानी कि ये किसी का नौकर बनने के लिए ही बना है। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे बुरी पोजीशन थी शूद्रास। ये अनटचेबिलिटी ये वगैरह तो बाद में आई थी, तो वो अलग है, मतलब शूद्रास में ही आते हैं, पर अनटचेबल्स एंड दलित्स जो है वो लोवेस्ट सेक्शन है शूद्रास की भी, ठीक है। जैसे अब मेड वगैरह है, उनको तो हम घर आने दे रहे हैं, ठीक है, जैसे उस सोसाइटी की बात करते हो, तो दलित को तो वो भी नहीं करने देते थे, तो वो उसकी भी लोवेस्ट सेक्शन थी। क्लियर है, समझ आया अनटचेबल्स और शूद्रास में जो डिफरेंस है, ठीक है। अब पहले तीन वर्णों में फर्स्ट थ्री हायर वंस हैव वन कॉमन फीचर, दैट इज सेक्रेड थ्रेड। सेक्रेड थ्रेड पता है? जल्दी बोलो। ब्राह्मण्स ना वाइट कलर की थ्रेड पहनते हैं जिसको बोलते हैं जनेयू। तो मतलब वाइट कलर की थ्रेड होती है, वो ऐसे बांधते हैं, नहाते टाइम या कुछ ऐसे खाते हुए वो उतारते हैं, मतलब उतारते भी नहीं, सिर पे रखते हैं ना, कुछ ऐसा होता है। हाँ हाँ कुछ होता है, ठीक है। सेक्रेट है, जैसे आप में ताबीज़ बांधते हैं ना, वैसे जो अभी के भी जो कुछ ब्राह्मण्स हैं जिन्होंने प्रॉपर, अब तो ब्राह्मण मीट वगैरह भी खा रहे हैं, सब खाते हैं, कुछ ब्राह्मण होते हैं जिन्होंने जनेयू धारा होता है, जैसे सिख धारते हैं ना, वो अमृत पीते हैं, वैसे कुछ ब्राह्मण जनेयू धारते हैं, फिर ना आप नॉनवेज खा सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो वैसे ही उस टाइम पे जो तीन हायर वर्ण थे, यानी कि ब्राह्मण्स, क्षत्रियास एंड दी वैश्यास, दे वर अलाउड टू वेयर सेक्रेड हेड। इनके पास राइट था सेक्रेड थ्रेड पहनने का। सेक्रेड थ्रेड अभी भी कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कोई फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो कि गुरु धार लेता है, जैसे हमारे में गुरु धारते हैं, ठीक है, या कोई देवी धारते हैं, ठीक है, मतलब कि अब मैं इनकी सेवा में हूँ, अब मैं ना प्याज खाऊंगा, ना मैं लहसुन खाऊंगा, ना मैं मीट खाऊंगा, ना मैं चिकन खाऊंगा, ऐसे होता है। तो उस टाइम पे पहले तीन वर्णों को ये हक था, और ये तीनों वर्ण गायत्री मंत्र भी बोल रहे थे। गायत्री मंत्र क्योंकि कंपोज हो चुका था, ठीक है,
गायत्री मंत्र बोलने का भी हक था, पर शूद्रास इकलौते वर्ण थे जिनको दोनों हक नहीं दिए गए। मतलब वो गायत्री मंत्र रिसाइट ही नहीं कर सकते हैं। आप एक बेसिक राइट है कि आप अपने मन में क्या प्रेयर गा रहे हो, इनसे वो भी छीन ली गई। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई पूछे तीनों वर्ण में क्या डिफरेंस है, उसमें क्या है, ठीक है? ठीक है, उसके बाद हाउएवर एक ग्रुप था शूद्रास का जिनको बोलते हैं राथाकारास। राथाकारास क्या होते हैं? जो रथ चलाते हैं। बहुत बार ऐसे एविडेंस पाए गए हैं दैट राथाकारास ऑफ किंग्स बट एन एक्सेप्शनल केस, जिनको शूद्रास ना किसी सैक्रिफाइस कर सकते हैं, ना किसी सैक्रिफाइस को देख सकते थे या बैठ सकते थे, बट दीज वर द ओनली सेक्शन ऑफ शूद्रास हु वर अलाउड टू अटेंड coronation as well as wear sacred thread। ठीक है, एक एक्सेप्शन है ये, क्योंकि ये किंग को बिलोंग करते हैं और किंग के साथ ही रहते थे, सो दे वर गिवन दिस एडवांटेज। तो आप बोल सकते थे राथाकारास फॉर्म द हायर क्लास अमंग द शूद्रास एट दैट टाइम। क्लियर है? सोसाइटल स्ट्रक्चर समझ आ गया? ठीक है, फिर आती है हमारी फैमिली। इन एवरी सोसाइटी फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम अपनी फैमिली के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते और हमारी कोई आइडेंटिटी भी नहीं है हमारी फैमिली के बिना, राइट? हमारी फैमिली है, हमारा बेसिक यूनिट का मतलब होता है जहाँ से हम चीज़ें सीख रहे हैं, जहाँ से हम ग्रो कर रहे हैं। हमारे जितने भी हाव भाव हैं या जो भी हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारा लहजा है या हमारे मैनर्स हैं, एटिकेट्स है, वो सारा हमने किससे डिराइव किया है? फ्रॉम द फैमिली फर्स्ट। देन हम जब सोसाइटी में गए, हम एक्सपोज हुए, देन वी आर ग्रूम्ड, पर बेसिक चीज़ें तो फैमिली से ही डिराइव होती हैं। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, फैमिली क्या होगी? पाट्रियार्कल। अब फैमिली पूरी तरीके से पाट्रियार्कल हुई और पाट्रियार्की strengthened. Patriarchy grew and became more stronger. ठीक है, एक सेकेंड, क्यों फोन कर रहे हैं? ठीक है, अब पैट्रियार्की का होने का मतलब होल पावर, होल इन्फ्लुएंस, होल राइट इन द फैमिली किसके पास होगा? आज के टाइम में भी बहुत जगह होता है ना, बहुत बार होता है कि फादर ही मेजर डिसीजन लेता है, तो वो चीज़ इस टाइम पे शुरू हो गई। और तीसरा हक, फादर चाहे तो अपने खुद के बेटे को अपनी प्रॉपर्टी से डिसइनहेरिट कर सकते हैं। आज के टाइम पे भी लीगल हक है पेरेंट्स के पास, अगर वो नहीं सही से ट्रीट करते उनके बच्चे, तो उनको अपनी सारी प्रॉपर्टी से फारगती बोलते हैं ना, फारगती दे देते, डिसइनहेरिट। तो उस टाइम पे ये चीज़ शुरू हो गई थी दैट इफ अ फादर विशेस ही कैन डिसइनहेरिट हिज सन फ्रॉम हिज ओन प्रॉपर्टी, की भाई तू जा, तेरा मेरी प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है। तीसरी एक प्रैक्टिस यहाँ पे शुरू हुई, प्राइमोजेनिचर। कोई आइडिया? Exactly. Primogeniture is a practice in which the first-born son have the right to inherit the property. राजा के 4 बच्चे होते हैं, सिर्फ सबसे बड़ा वाला ही क्यों किंग बनता है? Because the practice of primogeniture, चाहे कॉमन लोग की बात कर लो, राजा की बात करो, अगर कॉमन इंसान है, कोई वैश्या ही है, उसके 2 बच्चे हैं, तो जो पहला बच्चा होता था या पहला सन होता था, वुमेन को तो थी ही नहीं, पहला जो सन होता था उसी को उसकी प्रॉपर्टी, उसी को उसका बिजनेस मिलता था, ना कि आज के टाइम पे तो इक्वली बढ़ता है ना। तो प्रैक्टिस ऑफ प्राइमोजेनिचर स्टार्टेड। प्राइमोजेनिचर का मतलब ही यही होता है कि सारे हक, सारी राइट फर्स्ट बॉर्न
चाइल्ड या सन को दे दी जाती है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब वुमेन की पोजीशन क्या हो गई? कम डेरोगेटरी। वुमेन की ऑब्जेक्टिफिकेशन तो शुरू हो चुकी थी ऑलरेडी, ठीक है, पर अब पोजीशन भी कम होगी और उनकी जो पब्लिक पार्टिसिपेशन थी, पहले तो थी ना, किस में बैठती थी वो भी क्या हो गई? नील। विधाता तो खत्म हो गई और सभा में भी उनको बैठने से हक उन्होंने छोड़ दी, तो उनकी पब्लिक प्रेजेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। क्लियर है यहाँ तक? और उनको अब सिर्फ 3 काम थे, लुक आफ्टर हाउस, हस्बैंड, पहले हस्बैंड आएगा ना, एंड चिल्ड्रन, एंड गिव बर्थ टू, they were expected to give birth to sons। और एक और काम करते थे, वो क्या थी? वीविंग, कुकिंग एक्सेट्रा, जो बेसिक घर के काम होते थे, वॉशिंग, लॉन्ड्री वगैरह। ठीक है, क्लियर है वुमेन का रोल? तो वुमेन की पब्लिक प्रेजेंस अगर कोई आपको पूछे तो अर्ली वैदिक में तो थी, विधाता में बैठ रहे थे, गना में बैठ रहे थे, पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा ना अपाला, और क्या थी? लोपामुद्रा। वो कौन थे? फेमस पोइट थे, पर इस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक नई चीज़ शुरू हुई, बंद हो गया, गोत्र। गोत्र क्या होते हैं? सब कास्ट। सिंपल भाषा में बोले तो हमारे में तो जैसे मैं महाजन हूँ, इसके आगे भी सब कास्ट होती है, उसको हम गोत्र बोलते हैं। तो गोत्र की प्रैक्टिस, यानी कि गोत्र एक सोसाइटल इंस्टीट्यूशन है, वो इस एज में शुरू हुआ और गोत्र के साथ आया गोत्र एक्सोगैमी, यानी कि एक गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। अगर सामने वाला गोत्र मेरा और उसका गोत्र सेम है तो वो मेरा भाई लगेगा, क्योंकि हमारे एंसेस्टर सेम है, तो हम उसमें शादी नहीं कर सकते। कास्ट सेम होनी चाहिए पर गोत्र अलग होने चाहिए। कास्ट तो अभी सेम ही होगी, ये लोग कास्ट बहुत रिजिड हो गया सिस्टम, पर कास्ट सेम हो पर गोत्र अलग हो, तो ये आज भी हमारी सोसाइटी में चल रहा है। ठीक है, पर टर्म्स बदल गई हैं, कंडीशंस बदल गई हैं, डेफिनेशंस बदल गई है, पर जो बेसिक फंडामेंटल फीचर है वो तो सेम है ना, आज भी ये है, फंडामेंटली तो सेम ही है, बस नाम बदल गए हैं। अब हमारे आगे सब कास्ट के आगे गोत्र हो गए हैं फॉर एग्जांपल, तो ये चीज़ें उस टाइम पे शुरू हो चुकी थी। ठीक है, ओके। लेटर वैदिक सोसाइटी में सिर्फ 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ बोले गए हैं। स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या होता है? अभी आप कौन सी स्टेज पे हो? ब्रह्मचार्य, स्टूडेंट हो ना? ठीक है, स्टेजेस ऑफ लाइफ होता है कि हमारे रिचुअल्स या हमारा जो रिलीजन है हमें कैसे बोलता है लाइफ गुजारने के लिए। पहली जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है, मतलब अभी आप पढ़ रहे हो, आप एक स्टूडेंट की तौर पे ब्रह्मचार्य अडॉप्ट करो। किसी भी ऑब्सीन एक्टिविटी में या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में नहीं आप इन्वॉल्व हो, दैट इज ब्रह्मचार्य। द फर्स्ट आश्रम ऑफ योर लाइफ विच लास्ट अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ तो टिल 20 to 25 ईयर्स ऑफ एज। अब तो बढ़ गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब तो मानते ही नहीं है, तो उस टाइम पे 17-18 की शादियाँ जल्दी होती थी। सेकेंड आएगा आपका गृहस्थ, कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये शादी करना मर्जी नहीं है, ये आपकी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉरी, ये आपकी लाइफ को पूरा करता है कि आप शादी करो, आपके बच्चे हों और आपकी एक फैमिली बने, आप एक फैमिली लाइफ
जीवन इसके बिना, अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन, इसके बिना भी आपकी लाइफ पूरी नहीं होगी। तो गृहस्थ जीवन भी आपको जीना है। अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धा का भी तो गृहस्थ जीवन था, उनके भी बच्चा था, उनकी भी वाइफ थी, महावीरा की भी वाइफ थी, उनका भी बच्चा था। तो गृहस्थ जीवन आपको जीना है, ठीक है। थर्ड आएगा आपका वानप्रस्थ, मतलब अब आपने गृहस्थ जीवन जी लिया, आपके बच्चे हो गए, आपने अपने बच्चों की शादी कर दी, मतलब व्हेन योर चिल्ड्रन बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर एबल टू हैंडल देमसेल्फ एज एडल्ट्स, पूरे तरीके से शादी हो गई उनकी, अब आपने अपने पोता पोती देख लिए, तो आपको जीना है वानप्रस्थ की। अब आपको मोक्ष चाहिए, और मोक्ष आपको कभी भी फैमिली लाइफ में नहीं मिलेगा। मोक्ष तब मिलता है जब हम सारी वर्ल्डली थिंग्स, मोह माया, लव, केयर, अफेक्शन, अटैचमेंट सब छोड़ देते हैं, हमें तब मोक्ष मिलता है। और वो तभी होगा जब हम गृहस्थ जीवन छोड़ेंगे और एक हर्मिट की तरह, यानी कि एक सन्यासी की तरह रहेंगे। क्योंकि गृहस्थ रहेंगे तो कभी भी मोह माया नहीं छूटेगी, मोह माया नहीं छूटेगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो गृहस्थ इज दी थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ, और ये सारी 3 स्टेजेस लेटर वैदिक में पाई गई है। फोर्थ भी बता देती हूँ, मोक्ष। जब आप इनलाइटन हो जाते हो, जब आपको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वर्ल्डली थिंग से, आप बस स्पिरिचुअल हो, आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हो जहाँ पे आप भगवान के पास हो और आप फ्री हो गए हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, आज के टाइम पे रिचुअल्स करते हैं, गति नहीं मिलेगी इंसान को, गीता पढ़ते हैं बूढ़े लोग बड़ी बार की, हमें मोक्ष मिल जाए। आज के टाइम पे चीज़ें बदल गई हैं, पर मेन पर्पस क्या है लाइफ का? सैल्वेशन, मोक्ष। क्लियर है? तो इसमें याद रखना सिर्फ 3 स्टेजेस पाई गई हैं, ठीक है। ये मोक्ष बुद्धिज्म में आएगा, और इन स्टेजेस को आश्रम्स ऑफ लाइफ भी बोला जाता है हिंदी में या वैदिक लैंग्वेज में, आश्रम ऑफ लाइफ। क्लियर है? तो इन चारों स्टेजेस के बिना कोई भी मतलब सैल्वेशन नहीं पा सकता, या कोई भी पूरे तरीके से। और अगर ये चारों में से एक भी चीज़ रह जाए तो हम एक साइकिल में घूमते रहते हैं, लाइफ रीबर्थ, लाइफ रीबर्थ। और अगर हमें इस साइकिल से बाहर आने की, अब हमें नहीं जीना, और ये साइकिल जो है डेथ रीबर्थ, इस साइकिल से बाहर आना है, तब वो तभी होगा जब हम ये चारों स्टेजेस क्रॉस कर लेंगे ऑन देयर डिजायर्ड और दी एप्रोप्रिएट टाइमिंग्स। क्लियर है? मोक्ष पाने का अल्टीमेट मोटिव ये होता है कि हम ये जो साइकिल है डेथ और लाइफ का, इससे बाहर आ जाए। तो इसका मतलब आफ्टर लाइफ में लोग बिलीव कर रहे थे। क्लियर है? आज पूरा पढ़ा दूँ, कल लिखवा दूँ? 2 घंटे हो गए हैं, ठीक है। हमारा एक ही रह गया, गॉड्स, रिचुअल्स एंड फिलॉसफी। कल लिखें? थक गए हो वैसे भी, आज ज़्यादा लिख लिया ना। प्लीज़ रिवाइज करो, कल एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, फिर लिखेंगे, और कल हमारा लेटर वैदिक एज ख़त्म हो जाएगा। वो इस PDF में वो भी हैं, MCQs भी हैं, मज़ा आएगा कल। 6-7 MCQ हैं बस, तुम भी 6-7 लोग ही हो, इस बहाने रिवाइज तो करोगे।